तो ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, लेकिन इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर। अगर इन दोनों का अगर मैं एग्जैक्ट लेंथ निकालूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूं, तो वो कितना आएगा, 3, ये 4 है, ये 3 है, तो ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, मतलब ये हो जाएगा 5, और वही 5 कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही है कि या इसका कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो देखो इसके साथ साथ हम एक चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या कहा कि एक वायर है, ठीक है, ये जो एक कोई भी एक बेंट वायर है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड हम इसको ऐसे बना रहे हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, और जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इसमें एक वायर रखा हुआ है, और वायर किसी भी शेप का हो सकता है, कि बेंट भी हो सकता है, स्ट्रेट वायर भी हो सकता है। तो मैं इसको किसी भी एक शेप वायर लेता हूँ कि ये ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वायर, ये दूसरा वायर, और ये लो ये तीसरा वायर हो गया, ठीक है। ये ऐसे करके कुछ बना हुआ है। तो जो करंट है वो इसमें ऐसे मूव कर रहा है, ये आई, सेम करंट ऐसे जाएगा आई, और यही करंट इसमें जाएगा आई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये सी, और ये डी। तो हमें निकालना है इसके ऊपर नेट फोर्स। तो ऐसे करके इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 3 वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, 1, 2 और ये तीसरा वायर। तो तीनों वायर के ऊपर पहले फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। तो इस वाले वायर में करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एल ऐसे, बी इधर, तो एल क्रॉस बी फोर्स इधर। तो इसमें जो फोर्स है वो ऐसे आएगा, ठीक है। इसको हमने बोल दिया F1। इसके ऊपर करंट इधर, तो एल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एल क्रॉस बी इधर आया, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे आ गया, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया F2। इसमें करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसमें जो एल क्रॉस बी आएगा, ठीक है, वो कैसे आएगा, वो इस वाले डायरेक्शन में आएगा। इसको करके देखना, तो इसमें जो एल क्रॉस बी आएगा कुछ ऐसा आएगा, तो ये आ जाएगा F3। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम बोल सकते हैं लेट्स से L1। ए बी वायर का जो लेंथ है वो कितना है, L1 है। बी सी वायर का लेंथ कितना है, L2, और सी से लेकर डी वायर का लेंथ है L3। तो अगर मैं फोर्स लिखूँ वेक्टर फॉर्म में, F1 विल बी, F1 वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए, इस वाले पर्टिकुलर केस में L और B में एंगल 90 है, लेकिन ठीक है उसको हम जनरलाइज करके लिख देते हैं। तो F1 मैंने लिखा, करंट हो गया I, ठीक है, इंटू L1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ठीक है, अभी हम इसमें 90 डिग्री यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम L क्रॉस B में लिख रहे हैं कि इन L और B में कुछ भी जनरल एंगल हो सकता है। तो जो F2 है वो कितना आएगा, I L2 क्रॉस B वेक्टर, और F3 कितना आ जाएगा, I L3 क्रॉस B वेक्टर। अगर मुझे इस वायर पे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर विल बी, अगर इसके ऊपर लिखे हम नेट फोर्स F नेट वेक्टर फॉर्म में, तो वो कितना लिखा जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो F नेट विल बी I L1 क्रॉस B वेक्टर प्लस I L2 क्रॉस B वेक्टर प्लस I L3 क्रॉस B वेक्टर। F नेट विल बी, देखो I तो सब में कॉमन आ गया। अगर इसमें ऐसे देखें कि L1 क्रॉस B प्लस L2 क्रॉस B प्लस L3 क्रॉस B, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, L1 प्लस L2 प्लस L3 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसको ओपन करेंगे तो L1 क्रॉस B वेक्टर, L2 क्रॉस B वेक्टर और L3 क्रॉस B वेक्टर। अब देखो L1 प्लस L2 प्लस L3 वेक्टर है क्या, कि L1 वेक्टर जो करंट का डायरेक्शन होता है वही L डायरेक्शन होता है, तो L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर, तो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा वो ये हो जाएगा। तो फिर ये हो गया L1 प्लस L2 वेक्टर, L1 प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का एडिशन क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा। मतलब इसको अगर मैं बोल दूँ ये हो गया L वेक्टर, तो एक्चुअली जो L वेक्टर है वो कितना है, L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर
प्लस L3 वेक्टर। तो जो एफ नेट लिखा जाएगा वो क्या लिखा गया है, एफ नेट विल बी आई L1 प्लस L2 प्लस L3, ये कितना आ गया, L वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये, हमें किस चीज़ के बारे में बताता है कि ये 3 वायर को हटा के मैं एक सिंपल वायर, मैं L वेक्टर का एक वायर यहाँ पर, ये 3 वायर हटा के एक सिंपल वायर लगाओ जिसका लेंथ कितना होगा, L होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, A से लेकर D तक इसका डायरेक्शन होगा। तो जो तीनों वायर पे नेट फोर्स लगेगा वही फोर्स एक सिंगल वायर पे लगेगा। तो इसको 3 बार सोल्व करने से अच्छा हम क्या करेंगे कि जब भी बेंट वायर होती है तो उसमें क्या करते हैं कि हम बेंट वायर को हटा के एक सिंगल स्ट्रेट वायर लगाते हैं जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर, मतलब A से लेकर D तक का डिस्टेंस होना चाहिए। तो A को अगर हम बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट और D को बोल सकते हैं फाइनल पॉइंट। तो एक्चुअली जो L है वो क्या है, इनिशियल से लेकर फाइनल के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो एक्चुअली जो L है वो L इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। कि इनिशियल से फाइनल मतलब अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है, अगर करंट लेट से ऐसे मूव कर रहा है तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये इसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो इनिशियल से लेकर फाइनल की तरफ एक स्ट्रेट वायर जोड़ो, उसी को आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलोगे। ठीक है, तो ये 3 वायर के ऊपर फोर्स निकालने के बजाय हम सिंगल वायर के ऊपर फोर्स निकाल देंगे तो वो भी वही फोर्स होगा जो इन 3 वायर पर लगेगा। लेकिन ये चीज़ कब यूज़ करनी है, ये चीज़ आप तब यूज़ कर सकते हो जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। एक्चुअली हमें यहाँ पर जब हमने इसको कंबाइन किया, तो जब कंबाइन किया तो ये बी, ये वाला बी और ये वाला बी, ये तीनों को हमने क्या माना, सेम माना है। अगर ये वेक्टर होता B1, ये होता, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 होती, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B2 होती, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B3 होती। तो इसमें से जो B होता वो कॉमन नहीं आता। B कॉमन तब आया है जब ये मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कितना था, यूनिफॉर्म था, सेम था। तो ये जो चीज़ है ये तभी लगा सकते हो व्हेन, ये कब लगा सकते हो, जब B कैसा हो, मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। तो B इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये तब यूज़ कर सकते हो जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हम ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले यहाँ किया था, लेट से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होती, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग होती, तो इसके ऊपर फोर्स अलग निकालते, इसके ऊपर फोर्स अलग निकालते, फिर दोनों का क्या करते, वेक्टर एडिशन करते। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग सोल्व करने के बजाय क्या करते हैं, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में क्या करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, और फिर ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करके हम उसको निकाल सकते थे, नेट फोर्स निकाल सकते थे। चलो इसके अंदर ये वाला चीज़ करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये नोट करने वाली बात थी, जो बी कैसा था, ये यूनिफॉर्म था, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर भी ये बी कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये तभी यूज़ करना जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो जब भी बेंट वायर आएगा, बेंट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगा तो आप क्या करो, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में एक एल वेक्टर को ज्वाइन करो, बेंट वायर हटाओ, और जो स्ट्रेट वायर आपने एल वेक्टर वाला वायर जो लगाया उसके ऊपर नेट फोर्स निकाल लो, वो वाला फोर्स सेम होगा। जैसे इसके अंदर क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा इनिशियल और ये वाला पॉइंट हो जाएगा फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में एक एल वेक्टर हम जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एल वेक्टर। तो इस केस में जब हम मेथड 2 यूज़ कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करेंगे तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो एल वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और ये जाएगा 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो एल वेक्टर कितना, एल मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक करंट कैरिंग वायर है और एक करंट कैरिंग वायर का लेंथ कितना है, कि बेंट वायर हटाया, उसकी जगह हमने क्या लगाया, करंट कैरिंग वायर लगाया जिसमें करंट आई मूव कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इस वायर के ऊपर ये पॉइंट हो गया इनिशियल, ये पॉइंट हो गया फाइनल,
तो इस वाली वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, आई इधर तो एल इधर, बी इधर तो एल क्रॉस बी इधर आया, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अभी भी कैसे आया, इधर आया। तो इसके ऊपर भी देखो फोर्स का डायरेक्शन यही आ रहा था, तो इसमें जो फोर्स आया वो फोर्स का डायरेक्शन आ गया ये, और ये जो फोर्स आएगा ये क्या होगा, लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, तो ये आ गया एफ नेट। तो एफ नेट को हमने डायरेक्ट लिखा। इस केस में भी देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90, या लेंथ और बी के बीच का एंगल कितना है 90, तो थीटा भी इस केस में कितना है 90 डिग्री है। तो करंट हो गया आई, लेंथ हो गया 5, मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये हो गया साइन 90। तो एफ नेट कितना आ गया आई 5 बी, तो 5 IB। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई वेक्टर एडिशन नहीं करना पड़ा। हमने क्या किया, बेंट वायर को हटा के एक स्ट्रेट वायर लगाया, तो एक छोटा सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया ILB साइन थीटा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर डायरेक्शन चेक करना चाहो वो भी यही आएगा कि अगर ये देखें कि ये वाला जो एंगल आएगा, ठीक है, ये एंगल कितना बनेगा, इसमें अगर मैं इसको 5 यूज़ कर देता हूँ तो ये एंगल बन जाएगा 3/4। ये अगर थीटा इसको माने अल्फ़ा, तो उसको अगर हम अल्फ़ा मान लें तो इस केस में जो tan अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा कितना आ गया 3/4, तो अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा हो गया 37 डिग्री। तो जो वायर है परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाता है 37 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा ये 53। तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। देखो ये जो अल्फ़ा आया ये कितना आ गया tan अल्फ़ा इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो tan अल्फ़ा आ गया 3/4, तो अल्फ़ा कितना आ गया 37 डिग्री। तो इस वाले वायर ने वर्टिकल के साथ एंगल बनाया 37, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया 53। तो उसको ऐसा शो कर सकते हो कि ये जो एंगल है ये कितना है 53 डिग्री। अगर ये एंगल 53 है, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 90, तो ये और ये मिलके भी 90 बनेंगे, ये 53, तो ये कितना हो गया 37। तो देखो इस वाले एक्सिस के साथ फोर्स ने अभी भी कितना एंगल बनाया है 37 डिग्री, तो वो वैसे भी आ रहा था। तो जो ओवरऑल बात है वो ये है कि अगर वायर बेंट है तो फिर उसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस द बेंट वायर बाय ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, बट दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते, देन वायर को अलग अलग करके हमें सोल्व करना पड़ेगा। अगर वायर वैसे रहेगा बेंट, मतलब रेगुलरली बेंट होता रहेगा, तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से उसको रिप्लेस करके हम ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर वायर में करंट ऐसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, और सेमी सर्कुलर वायर का जो रेडियस है वो आर है। देन वी नीड टू फाइंड द फोर्स ऑन ए सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो ये वायर क्या है, ये बेंट वायर है। तो बेंट वायर के ऊपर नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ एल वेक्टर हम जोड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जोड़ेंगे। तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में आप क्या कर सकते हो, आप एक वायर लगा सकते हो। इस वायर को हटाओ और एक सिंगल वायर लगाओ जिसमें करंट इधर ही मूव करेगा आई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस वायर की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2R। तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वही इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या है, करंट इधर है तो एल वेक्टर इधर है, बी इधर है, तो एल क्रॉस बी, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है। तो इस वाली वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ऐसे। तो ये फोर्स ऐसे लगेगा। तो अगर इस वाली वायर पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो पूरे करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर वायर के ऊपर भी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो अब ये फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको देखें तो एल और बी में जो एंगल है वो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, करंट आई एल की जगह कितना हो गया 2R इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू साइन 90। तो जो फोर्स आया वो कितना आ गया आई 2R बी, और फोर्स का डायरेक्शन कैसे आ गया, ऐसे। लेकिन ये तब हो पाया जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये बी कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोल दो, यूनिफॉर्म बोल दो। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके ऊपर क्या है,
रेक्टेंगुलर लूप रखा है जिसका एक साइड ए है और एक साइड बी है, और ये करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है। तो इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। तो इसको अगर यहाँ देखें तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, इसको अगर देखें तो इसके अंदर करंट इधर, तो एल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एल क्रॉस भी इधर। तो इस वाली वायर के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। और इस वाली वायर के ऊपर फोर्स लगेगा उसको हम F1 बोलेंगे। और F1 की वैल्यू कितनी है सभी केस में, इसमें एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। थीटा 90 हो गया तो जो फोर्स आएगा वो I इंटू एल इंटू बी। तो आई एल कितना हो गया बी, और मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इस वाली वायर के ऊपर फोर्स लगा आई बी बी। इसके ऊपर देखते हैं करंट इधर, तो एल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एल क्रॉस बी फोर्स इधर, एल क्रॉस बी फोर्स इधर। तो इसके ऊपर ये वाला फोर्स लगा यहाँ पर, ये आ गया F2। इसके अंदर भी थीटा कितना है, एल ऐसे बी ऐसे, तो थीटा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो फोर्स कितना हो गया आई इंटू एल इंटू बी, मतलब आई लेंथ हो गया ए और मैग्नेटिक फील्ड बी। इसके अंदर करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा। तो इसके ऊपर फोर्स लगाइए, ये हो गया F3। इसके अंदर भी थीटा 90 डिग्री, तो फोर्स कितना हो गया आई इंटू लेंथ इंटू बी, तो आई बी बी। और इस वाली वायर के अंदर करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो जो फोर्स निकलेगा फोर्स का डायरेक्शन एल क्रॉस बी करोगे तो इधर आएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 थीटा 90, तो आई इंटू लेंथ हो गया ए इंटू बी। देखो F4 ने F2 को कैंसिल कर दिया और F3 ने F1 को कैंसिल कर दिया, तो जो नेट फोर्स आया वो नेट फोर्स कितना आया 0 आ गया। तो एक रेक्टेंगुलर लूप रखा था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और जिस रेक्टेंगुलर लूप में करंट था आई, तो उसके ऊपर एफ नेट कितना आया 0 आया। अब देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको एक तरीके से तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो दूसरा तरीका हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखो कि ये जो था ये क्लोज्ड लूप है, फॉर क्लोज्ड लूप। तो जो एल वेक्टर होता था, वैसे जनरली अगर ओपन लूप हो तो एल वेक्टर होता था इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस एल। तो इसमें देखो अगर ये करंट यहाँ से मूव करके घूम के वापस यहीं आ जाता है, तो इसमें जो एल वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वो कितना हो जाएगा, एल वेक्टर हो जाएगा 0। किसी भी क्लोज लूप के लिए एल वेक्टर कितना होगा 0, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। अगर एल वेक्टर ही 0 हो गया तो नेट फोर्स कितना आएगा 0, एफ नेट कितना आएगा 0। अब ये जो बात है ये तो हमने रेक्टेंगल के लिए सोल्व किया, लेकिन ये वाली जो बात है ये तो किसी भी शेप के लिए हो सकती है कि कैसा भी एक क्लोज लूप हो, हर क्लोज लूप का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा कितना होगा 0। तो हर क्लोज लूप के ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। तो ओवरऑल अगर बात करें इसके अंदर भी कि इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है, जो नोट करने वाली बात है वो क्या है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप, नेट force acting on a current carrying closed loop of any shape placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field is 0। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ये लाइन क्या कहती है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप ऑफ एनी शेप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0। कि अगर एक क्लोज लूप रखा होगा, ठीक है, किसी भी शेप का, उसमें करंट होना चाहिए, तो क्लोज लूप होना चाहिए, किसी भी शेप का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्लोज लूप रखा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो नेट फोर्स कितना आएगा 0 आएगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई कि अगर लूप क्लोज नहीं है ओपन लूप है, तो कुछ ना कुछ फोर्स आएगा। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी और क्लोज लूप होगा, तो फोर्स कैसा आएगा नॉन ज़ीरो आएगा। तो लूप क्लोज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब डायरेक्शन भी उसका चेंज नहीं होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे इस वाले केसेस में हमेशा डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है, तो ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है यूनिफॉर्म है।
तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, 0। और शेप कैसा भी हो सकता है, चाहिए वो रेक्टेंगल हो, सर्कुलर हो, और आर्बिट्ररी किसी भी शेप का लूप हो सकता है, तो नेट फोर्स हमेशा कितना आएगा, 0। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है। और जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे वो किसी मैग्नेट की हेल्प से बना रहे थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो है। लेकिन हमने ये भी जाना हुआ है कि करंट कैरिंग वायर खुद मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि अगर एक वायर के साथ दूसरा वायर रखा हो और दोनों वायर में अगर करंट है तो एक वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो जो वायर है, हमने एक स्पेशल केस ऐसा लिया है कि जो वायर है दोनों पैरेलल हैं, तो इसमें लिखा गया है कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट इन्फानाइट वायर्स, कि इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो क्या है, कि एक इन्फानाइट वायर ये है जिसमें I1 करंट मूव कर रहा है, एक इन्फानाइट वायर ये है जिसमें I2 करंट मूव कर रहा है, और I1 और I2 के बीच में, ये दो वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक है। तो इसमें हमें ये पता लगाना है कि इस वाले वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है या फिर इस वाले वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे क्यों। अगर मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो होता क्या है कि जो ये I1 करंट है, ये वाला जो वायर है, ये इस पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग वायर है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगता है, वही हमें फाइंड आउट करना है। और वाइसी वर्सा में ऐसा ही होगा कि जो ये वाला वायर है, I2 वायर है, वो इस वाले रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये I1 जो है वो I2 की बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कि मतलब I1 भी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसको I2 ने बनाया, तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा। तो यही है कि एक वायर दूसरे वायर के ऊपर एक फोर्स लगाता है, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसमें देखो फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट इन्फानाइट वायर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो पैरेलल वायर्स होनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले लेट से हमें इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो ये वायर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो I1 ने I2 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2/1, कि फर्स्ट वायर, लेट से इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट वायर, इसको बोल देते हैं सेकंड वायर। तो फर्स्ट वायर सेकंड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये इन्फानाइट वायर है और D डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2/1, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2/1। तो इन्फानाइट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, μ0 I1/2 पाई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। तो इस वाले के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनी। अच्छा, तो इसका डायरेक्शन भी देखते हैं कि करंट इधर है, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये है इनटू प्लेन ऑफ पेपर, कि इस वाली वायर ने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो ऐसे है, इनटू प्लेन ऑफ पेपर। अब इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, I L क्रॉस B। तो I2 इधर मूव कर रहा है, तो इसका जो लेंथ वेक्टर है वो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो L क्रॉस B इधर आया, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कहाँ लगा, इधर लगा। तो 1 ने 2 के ऊपर जितना फोर्स लगाया वो डायरेक्शन ये आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो ये कितना F21, मैग्नेटिक फोर्स ऑन 2/1। तो हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 2 ड्यू टू 1। तो 1 की वजह से जितना फोर्स लगा वो कितना लगा, F21। और इसको कैसे लिख सकते हैं, करंट कितना मूव कर रहा है इसमें, I2। अच्छा, इसके L जो डिस्टेंस है, वैसे तो इन्फानाइट वायर है, अगर वायर की लेंथ इन्फानाइट होगी तो उसके ऊपर फोर्स भी इन्फानाइट होगा, तो इन्फानाइट फोर्स निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो वायर है इसका एक L लेंथ हम पिक कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वायर की जो लेंथ है वो हमने कितना बोल दिया कि इस वायर की लेंथ L है, ठीक है, या L2 बोल सकते हैं। तो हमें निकालना है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर 2 बाय L टू लेंथ ऑफ वायर 2 बाय ड्यू टू 1। तो F21 विल बी करंट
इंटू लेंथ L2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड, कि यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, इसको लिख सकते हैं B21, कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इंटू साइन थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो इस केस में थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो फोर्स ऑन 2/1 विल बी I2, ये हो गया L2, B21 हो गया म्यू नॉट I1/2πd, और साइन 90 कितना हो गया 1, तो इससे जो F21 आया वो कितना आया, म्यू नॉट I1/2 डिवाइड बाय 2πd इंटू L2। ठीक है, तो L2 लेंथ के ऊपर इतना फोर्स लगेगा। हम यहाँ निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, F12 बाय लेंथ से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ गया म्यू नॉट I1/2πd, और ये जो फोर्स है ये कहाँ आया, लेफ्ट में। तो हमने क्या किया है कि वायर 1 2 के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इनवर्ड, ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर फोर्स लगा इतना, और ये वाला फोर्स कहाँ आया, ये आया लेफ्ट में। तो मतलब 1 ने 2 के ऊपर लेफ्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया, और पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगाया, इतना। तो जो वायर 2 है वो 1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, तो हमें वो भी कैलकुलेट करना चाहिए। तो 2 1 के ऊपर क्यों फोर्स लगाएगा, जैसे 1 ने 2 के ऊपर फोर्स लगाया ऐसे 2 भी 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, कि I2 का करंट इधर है और इस वाले रीजन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो देखो करंट इधर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, अपवर्ड आएगा। तो I2 इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाता है, ऐसे आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, और ये मैग्नेटिक फील्ड को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट 1/2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर मैं वायर 1 के लिए सोल्व कर रहा हूँ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 1 बाय वायर 2। ठीक है, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया B12 विल बी, ये इन्फानाइट वायर है, इन्फानाइट वायर डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा म्यू नॉट, करंट इस वाले वायर में करंट है 2 I2 डिवाइड बाई 2πd, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, d हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब देखो कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या लगेगा, करंट इधर, तो L वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो L क्रॉस B करोगे तो इधर आएगा, L B इधर है तो L क्रॉस B करोगे तो इधर आएगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा इधर लगा, और उसको हम लिख सकते हैं F12, फोर्स ऑन 1/2। तो इसको लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखा था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ड्यू टू 2। तो ये कितने लिख सकते हैं, F12 विल बी, इसमें करंट मूव कर रहा है I1, इसका भी अगर हम लेंथ वेक्टर लेके इन्फानाइट वायर है तो इन्फानाइट वायर पे इन्फानाइट फोर्स लगेगा, तो इसमें भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वायर का लेंथ है वो L1 मान लेते हैं कि ये वायर का लेंथ हो गया L1, तो कितना आ गया FIL, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है B12 इंटू साइन थीटा। इसमें भी देखो कि लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो इस केस में भी थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो जो फोर्स आ गया F12 ये कितना आया, I1 L1 म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2πd इंटू साइन 90। ठीक है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये कितना आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आ जाएगा F12 डिवाइड बाय लेंथ कितना, L1 से इसको डिवाइड कर देंगे, L1 विल बी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2πd।
ठीक है। तो ये फोर्स आ गया sin 91 हो गया, और ये वाला फोर्स कहाँ लगा है, राइट में। ठीक, तो हमने ये वाला फोर्स भी निकाल लिया। तो अब इसको अगर कंक्लूड हमें करना हो तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दो इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है d, तो ये दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाती है, तो जो इनका फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है वो दोनों वायर का कितना है, सेम है, μ0 I1 I2 बाई 2 पाई डी। डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, I1 I2 आर द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है। अब देखो, अगर इस वाली वायर ने इसके ऊपर राइट में फोर्स लगाया है, तो इस वाली वायर ने इसके ऊपर लेफ्ट में फोर्स लगाया है, मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहती है। तो ये केस था जिसमें जो दोनों करंट थे, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में थे। अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में थे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो उतना ही आएगा, μ0 I1 I2 बाई 2 पाई डी। और दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। कि अगर मैं इसके ऊपर पर यूनिट लेंथ पे एक फोर्स निकाल दूँ तो वही मैं इसके लिए लिख सकता हूँ। अब यह है पर यूनिट लेंथ पे कि 1 मीटर पे अगर इतना फोर्स लगेगा तो 4 मीटर वायर पे कितना फोर्स लगेगा, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि करंट कैरिंग वायर अगर पैरेलल रखे हुए हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब वो वायर अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेगी, बस उसको हम कैसे निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उससे फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला ये तो याद किया कि फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर्स इज μ0 I1 I2 बाई 2 पाई डी। इसमें d इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ठीक है। और इस केस में दोनों वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और I1 I2 क्या हो गया, इनमें करंट हो गया। तो देखो, अगर दो पैरेलल वायर्स ऐसे रखे हुए हैं, इनफाइनाइट वायर्स हैं, तो इसमें करंट सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अलग अलग केस इसके बन सकते हैं। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में, हमने केस 1 लिया व्हेन करंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो दोनों ही केस में इतना ही आएगा, F बाई एल विल बी μ0 I1 I2 बाई 2 पाई डी। डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स। ठीक है। तो फोर्स तो इतना ही आया पर यूनिट लेंथ पे। अब डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे पहले I1 इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, करंट इधर है, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनी इनवर्ड्स। तो इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी इनवर्ड्स। करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, L क्रॉस B। तो फोर्स लगा इधर, तो इस वायर ने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, ये हो गया फोर्स F। ऐसे ही अगर मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो करंट इधर, पॉइंट इधर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे ही, करंट इधर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसे बनेगी, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। करंट इधर है, इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो इसमें करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो एल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो एल क्रॉस बी इधर आया। ठीक है। तो इस वाले वायर के ऊपर फोर्स कहाँ लगा, इधर लगा। मतलब अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसमें याद कर सकते हो कि व्हेन करंट आर इन सेम डायरेक्शन वायर अट्रैक्ट्स, कि वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्शन वाला फोर्स का हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा। करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, देन उसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। तो ठीक है, इसके ऊपर फोर्स पता लगाना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। करंट इधर है, यहाँ वाला ये पॉइंट इधर है, तो करंट इधर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड बनी ऐसे। इसमें करंट कहाँ है, ऐसे जा रहा है, तो एल वेक्टर इधर, ठीक है, बी वेक्टर इनटू प्लेन ऑफ पेपर, तो एल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। इसमें एल क्रॉस बी करें, एल इधर है ऐसे, बी कहाँ है, इनवर्ट, तो इसका एल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो इस वायर ने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर, ऐसे ही इसके ऊपर निकालना है, तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसे, करंट इधर है ऐसे, पॉइंट इधर है, तो करंट इधर, पॉइंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाई, ऐसे इनवर्ड, ठीक है, ऐसे इनवर्ड, करंट इधर, तो एल क्रॉस बी करोगे तो एल बी नीचे, तो एल क्रॉस बी इधर, तो मतलब इस वाली वायर के ऊपर फोर्स कहाँ लगा, इधर एफ।
तो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वायर एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है, वायर रिपेल ईच अदर। तो हम करंट का डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव फोर्स, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सिव फोर्स। और जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट I1I2/2πd। ये 1 मीटर वायर पे फोर्स आया, अगर हमें निकालना है 10 मीटर वायर पे तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड वायर P कैरीज करंट 50 एम्पियर, अनदर वायर Q हैविंग वेट 0.075 न्यूटन पर मीटर एंड करंट 25 एम्पियर इज प्लेस्ड एज शोन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन वायर सो दैट Q रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। तो इसमें क्या गया है कि जो P है ये वाला वायर तो फिक्स किया हुआ है, P वायर के थोड़ा सा ऊपर जाके हमने Q वायर रख दिया और इसमें कोई करंट मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 25 एम्पियर। अब करंट का हमें डायरेक्शन नहीं दे रखा और Q वायर का कुछ वेट है, तो वेट की वजह से ये वाला वायर नीचे आना चाहता है, लेकिन हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि जो वायर है वो ये सस्पेंडेड रहे हवा में, मतलब ये ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, मतलब ये वाला वायर कैसे रहे, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में क्यों रह रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है नीचे, और ये वाला क्या है, इसका वेट है, वेट इसको नीचे लेके आना चाहता है, लेकिन दो वायर्स हैं पैरेलल रखे हुए हैं, तो ये वाला वायर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स W को क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, तो ये वायर क्या है, हवा में रह सकता है। तो मतलब देखो अगर इस वाले वायर को हवा में रहना है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए, अगर वेट नीचे है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए F। अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है तो इस वाले वायर में करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए कि जब जो करंट है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वायर रिपेल करते हैं, मतलब ये वाला वायर इस वाले वायर को रिपेल करना चाहता है, तो इसके ऊपर करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, इसके अपोजिट। P में करंट अगर ऐसे दिया हुआ है इस तरफ, तो Q में करंट कैसे होगा, ये करंट ऐसे मूव करेगा I2, और ये कितना होगा 25 एम्पियर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना है। तो वेट क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर जाएंगे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है पर यूनिट लेंथ पे कितना लगता है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पे लगा म्यू नॉट I1I2/2πd, और इसका पर यूनिट लेंथ पे जो वेट दिया गया है वो कितना है 0.075। तो या तो इसको ऐसा करो कि ये जो फोर्स है इसको जो लेंथ है इसको 1 मीटर मान लो, तो 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, इतना, और 1 मीटर वायर का वेट कितना है, इतना, तो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, जो फोर्स है वो किसको बैलेंस कर जाएगा, वेट को। ठीक है, तो हमने जो लेंथ की वैल्यू ली है वो कितनी ली है, 1 मीटर ले ली, ठीक है, ताकि पर यूनिट लेंथ के ऊपर बात हो जाए। तो 1 मीटर वायर का जो वेट है वो फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो ये कितना आया, ये आया म्यू नॉट I1I2/2πd, और ये कितना हो गया, W हो गया। तो ये फोर्स लगा 4π इंटू I1I2 हो गया 25, चलो ये हो गया 25 इंटू 50 डिवाइड बाय 2π इंटू डी इज इक्वल टू 0.075। ठीक है, तो इससे जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 2 पे चले जाएगा, और फिर ये इस पे कट जाएगा 3 पे, 52, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो अगर इसमें Q का डायरेक्शन भी हमें फाइंड आउट करना था कि Q में करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स अगर ऊपर लग रहा है तो ये वायर इसको रिपेल कर रहा है, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो करंट का डायरेक्शन भी हमने फाइंड आउट कर लिया और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। इसमें ऐसे कि 3 इन्फानाइट वायर हैं A, B और C। इसमें करंट 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, और करंट का डायरेक्शन ऐसे शोन किए गए हैं। A और B के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर, B और C के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 मीटर। हमें निकालना है कि नेट फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर A की यूनिट वायर पे यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है। तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, B भी A के ऊपर फोर्स लगाएगा, C भी A के ऊपर फोर्स लगाएगा। जो B A के ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या होगा कि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये वायर अट्रैक्ट करेगा, तो ये वायर इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, तो ये है फोर्स ऑन A/B। C A के ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा, इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे,
तो सी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, इधर रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन ए बाय सी। तो ये दोनों फोर्स हम निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, और नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा वाला हम माइनस कर देंगे। तो हम लिखते हैं फोर्स ऑन ए बाय बी। तो फोर्स ऑन ए बाय बी के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी, वो कितना हो गया 1 मीटर, और I1 I2 कितने हो गए 2 और 4 हो गए। तो फोर्स और जो लेंथ हो गया वो पर यूनिट लेंथ के ऊपर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो फोर्स ऑन ए बाई बी विल बी म्यू नॉट IA IB बाई 2 पाई डी। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू IA, ये 2, ये हो गया 4, 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 पाई, और ये हो गया D 1 मीटर। तो FAB हो गया, ये चल जाएगा 2 पे, 2 2 4 16, 16 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया और इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। फोर्स ऑन ए बाय सी, तो ए और सी के बीच में अगर फोर्स निकालना है तो दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2 + 1 3, तो इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 मीटर। ठीक, तो फोर्स ऑन ए बाय सी पर यूनिट लेंथ के ऊपर निकालना है, तो फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो म्यू नॉट IA IC बाई 2 पाई, जो डिस्टेंस है वो D हो जाएगा, इस केस में D कितना हो गया 3 मीटर। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 पाई, ये हो गया 3, तो ये चला गया 2 पे, 2 2 4 4 6 24/3 8, तो ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻7। एक्चुअली जो फोर्स आया पर यूनिट लेंथ पे आया तो न्यूटन पर मीटर हो गया, तो ये फोर्स भी क्या हो गया न्यूटन पर मीटर। तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, तो F नेट ऑन ए, तो F नेट कितना आ जाएगा कि इन दोनों में से ये वाला फोर्स है 8 न्यूटन, 8 इंटू 10⁻⁻6, ये है 16 इंटू 10⁻⁻7, तो इसमें से ये चीज़ माइनस कर दो, तो FAB माइनस FAC, जब दोनों का माइनस करोगे 16 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻7। और अगर नेट फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो तो हमने इसमें से ये माइनस किया, तो जो नेट फोर्स आया वो क्या है टुवर्ड्स राइट, तो ये फोर्स लगेगा इतना और राइट में। तो ठीक है, हम पैरेलल वायर्स को ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो वायर अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेंगे। तो अभी तक जितना सीखा उसके ऊपर कुछ और आगे बात करते हैं। इसमें क्या है कि एक इन्फाइनाइट वायर है जिसमें करंट I1 मूव कर रहा है। इस इन्फाइनाइट वायर के पैरेलल एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट मूव कर रहा है I2। इस वायर का लेंथ है B, तो हमें पता लगाना है इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। इसके वही दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो करंट कैरिंग पैरेलल वायर के बीच का लगा सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ का, और एक स्टार्टिंग से अगर हम करें कि मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला वायर रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स निकालेंगे। तो पहले मेथड से चलते हैं ताकि हमें ये वाला सिनेरियो तब समझ में आएगा। ये जो करंट होगा I1, ये I1 यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी रीजन होगा, तो जो I1 जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो कैसी होगी नॉन यूनिफॉर्म। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती जाएगी। तो I1 के वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती जाएगी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और भी कम है, और इन्फाइनाइट पे कितना हो गया 0 हो गया। लेकिन अगर इस वाली वायर के लिए बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ पर D डिस्टेंस पे जो I1 ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, कितना बनाया, करंट इधर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऐसे इनटू प्लेन ऑफ पेपर बनती जाएगी। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हर पॉइंट पे ये हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में कैसा है, कांस्टेंट है। हाँ, ऐसे वेरी कर रहा है, लेकिन इस वाले वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है, तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ILB यूज़ कर सकते हैं, हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। तो देखो I1 ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाई B, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है म्यू नॉट I1 बाय
2πd। इसके लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म। हाँ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब I1 ने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई, बट I2 के लिए, I2 जैसे ऐसे रखा हुआ है तो इसके I2 के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, कांस्टेंट। ठीक, तो I2 के ऊपर फोर्स कहाँ लगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, I2 इधर तो L वेक्टर इधर, तो L क्रॉस B करेंगे तो फोर्स आएगा इधर। तो I2 के ऊपर फोर्स लगा इधर F, तो फोर्स कितना लगा, F विल बी, करंट हो गया I2 इंटू लेंथ हो गया इसका B इंटू मैग्नेटिक फील्ड हो गया कैपिटल B इंटू साइन थीटा। इस केस में जो लेंथ है और B है 90 डिग्री है, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये लेंथ और B क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स आ जाएगा इसमें B की वैल्यू पुट कर दोगे तो जो फोर्स आएगा कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd इंटू B। तो ये इस वाली वायर पे लगने वाला फोर्स हो गया। तो हमने मेथड से देखा कि इसने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये I2 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, ILB साइन थीटा। तो हमने ये चीज़ यूज़ करके फोर्स निकाल लिया। हाँ, जो अभी हमने पढ़ा है कि अगर दोनों वायर पैरेलल होते हैं और पैरेलल वायर हैं, करंट सेम डायरेक्शन में, तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो फोर्स का फॉर्मूला आया था कितना आया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज़ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd। तो पर यूनिट लेंथ पे फोर्स आया सिर्फ इतना, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd। तो इस वायर का लेंथ कितना हो गया, B, तो उसको B से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल फोर्स आ गया। तो वैसे भी फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अब हमारा जो केस है वो क्या है कि ये वायर ऐसे ना रख के इसको ऐसे रख दिया। मतलब ये इसी का जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या है कि वायर ऐसे ना रख के, पहले ये वायर ऐसे था तो उस वायर को ऐसे रख दिया है। अब इसके ऊपर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो इस वाली वायर पे कितना फोर्स लगेगा, सबसे पहले वही सिनेरियो में हम देखेंगे। जो I1 होगा इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और कैसे बनाएगा, करंट इधर, पॉइंट्स इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर। तो I1 ने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो कैसे बनाई, ऐसे, इनटू प्लेन ऑफ पेपर। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे ये वाला भी पूरा मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन इसमें देखो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग, यहाँ अलग। मतलब जो करंट I2 है, I2 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो इस वाली वायर के लिए ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब ये वो वाला केस है कि करंट कैरिंग वायर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और ये वो वाला केस था कि जब करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। तो उसके लिए तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया। इसमें क्या है कि जो करंट कैरिंग वायर है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, फॉर I2 तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B, मैग्नेटिक फील्ड B इज़ नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फिर फोर्स कैसे निकालेंगे, मेथड ये यूज़ करेंगे, लेकिन फोर्स को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। कि इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उस छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा फोर्स लिखेंगे, देन उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये वाला जो केस है, ये वाला केस क्या है, वायर इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ये वाला केस भी सीखना चाहिए। ठीक, तो इसमें हमने क्या बोला, इसमें हमने कहा कि हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे और छोटे से एलिमेंट पे एक छोटा सा फोर्स लिखेंगे, देन उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने क्या किया कि ये वाला वायर, इस वाले वायर का काम है मैग्नेटिक फील्ड बनाना। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक हमने एलिमेंट सिलेक्ट किया जिसकी विड्थ थी dx। ठीक है, तो इस वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो हमने x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया, और ये छोटा सा एलिमेंट क्या था, dx। इस dx में जो करंट है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका L वेक्टर ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, L क्रॉस B इधर। तो इस dl वेक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो इस dx वेक्टर के ऊपर जो छोटा सा फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, df लगेगा। और हम df फोर्स निकालेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है,
तो हम पहले ये लिखते हैं कि I1 ने x पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, वो लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x बाय स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो जो I1 करंट जो मूव कर रहा है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा B। ठीक है, एट पॉइंट x मान लेते हैं। ये कितना बनाएगा, म्यू नॉट I बाय 2πx। इसने इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाया इस वाले पॉइंट पे। अब ये वाला dx डिस्टेंस इतना छोटा है कि इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैसा मान सकते हैं, यूनिफॉर्म मान सकते हैं। सिर्फ इस वाले डिस्टेंस के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चेंज हो रहा है, लेकिन dx बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो bx मान सकते हैं, और bx कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब dx एलिमेंट पे कितना फोर्स लगा, df, तो फोर्स, स्मॉल फोर्स ऑन एलिमेंटल वायर ऑफ लेंथ dx। तो dx के ऊपर छोटा सा फोर्स कितने लगा, df, और ये कितना लगेगा, करंट इसमें मूव कर रहा है I2, इसका लेंथ कितना हो गया dx, मैग्नेटिक फील्ड है bx, और इन दोनों में जो एंगल बनेगा कि L वेक्टर और B में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन 90। जो एंगल है थीटा अभी भी कितना है, 90 डिग्री है। तो जो छोटा सा फोर्स df आया वो कितना आया, I2 इंटू dx, मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट I1 बाई 2πx इंटू 1। तो ये जो छोटा सा फोर्स आएगा df ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 बाई 2π dx बाई x। अब मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस फोर्स को हमें रिजोल्व करना है कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो कि अगर ये वाला एलिमेंट हमने यहाँ माना तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ आया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो dl वेक्टर इधर, dl क्रॉस b, फोर्स इधर। अगर ये वाला एलिमेंट हम यहाँ मानते, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एलिमेंट मानते तो भी करंट का डायरेक्शन यही होता, dl वेक्टर का डायरेक्शन यही होता, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो भी फोर्स इधर आता। मतलब अगर मैं एलिमेंट का पोजीशन चेंज करता जाऊँ तो भी फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर निकालना हो नेट फोर्स, तो नेट फोर्स निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंटीग्रेट। उससे पहले हमने ये चेक कर लिया कि फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूँ। तो नेट फोर्स एफ नेट ये कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करना है, df को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2π। ये तो इंटीग्रेशन से बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dx बाई x। अब मुझे इसमें क्या लगाना है, लिमिट। देखो जो एलिमेंट है पहले से जो छोटे से छोटा या पहले से पहले एलिमेंट यहाँ कट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ कट करोगे तो जो x का डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना होगा, a, और आगे से आगे एलिमेंट यहाँ कट कर सकते हो। तो अगर एलिमेंट यहाँ कट करोगे तो जो x का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, a प्लस b। तो एलिमेंट जो इसमें लिमिट आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, a से लेकर a प्लस b तक। तो देखो जो एफ नेट आया, एफ नेट वो कितना आएगा, ये तो एज इट इज़ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2π, dx बाई एक्स कितना होता है, ln x, और लिमिट a से लेकर a प्लस b। तो इसको लिख सकते हो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2π। यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि dx बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ln x होता है। ये बहुत बार यूज़ में आता है, इसलिए हम इसको बार बार भी यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें dx बाई एक्स का फैक्टर आता है, तो उसको हमें इंटीग्रेट करना होता है। यहाँ हम इसको क्या करेंगे, ln, एक बार रखेंगे a, x की जगह a प्लस b, फिर माइनस, फिर एक बार x की जगह रखेंगे a, ln a। तो ln a माइनस ln b, तो ln a माइनस ln b होता है ln a बाई b। जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2π ln
ए प्लस बी बाई ए। तो इसको हमने ए कहा, इसको हमने कैपिटल बी कहा, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, तो एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए बाई बी। तो जो नेट फोर्स आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया। तो इसमें देखो एक ही चीज़ से हमने सीखा है कि अगर जो वायर है, वायर ये ऐसे रखा था, इस वाले वायर का काम है मैग्नेटिक फील्ड बनाना और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना, लेकिन इस वाले वायर के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, कांस्टेंट, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया, या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अगर यही जो वायर है उसको ऐसे रख दोगे तो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो कैसी थी, नॉन यूनिफॉर्म, और इसके लिए भी इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहा, नॉन यूनिफॉर्म। तो हमें कैसे करना पड़ा, उसको इंटीग्रेट करके सोल्व करना पड़ा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अगर वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो हम फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वायर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसको हमेशा इंटीग्रेट करके निकाला जाएगा। इसमें हमने जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ की थी वो था एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए बाई बी। तो हमें एक ये भी याद होना चाहिए, और अगर ऐसा केस आए तो हमें ये वाला भी फॉर्मूला एक याद होना चाहिए।